देती हूँ। जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। ये जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है ये जो मेरी 3rd एडिशन की बुक है उसी का है। ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा 6 सेक्शन आता है, ऐसे, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिंग ग्रामर। सबसे ज्यादा स्कोरिंग ग्रामर होता है, उसको निग्लेक्ट मत करो, एकदम भरोसे लायक होता है। आप उस पर भरोसा करोगे ना वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है उसके बाद जो नेक्स्ट स्कोरिंग सेक्शन होता है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसमें जैसे ग्रामर में हिंदी इंग्लिश मीडियम का चक्कर नहीं है, वैसे सच बताऊं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं है। पैसेजेस देखा गया है कि यूजुअली इजी आते हैं। पहले बहुत पहले अगर आप देखेंगे तो पैसेज थोड़े से डिफिकल्ट आते थे। इनफैक्ट प्रेसी का भी पैसेज जो होता था ना बहुत डिफिकल्ट होता था, थोड़ा लंबा होता था। मगर इस बार मैं देख रही हूँ यूपीएससी जो अपना ट्रेंड किया है ना, पैसेजेस छोटे होते हैं और डिफिकल्टी लेवल कम होती है। इस बार प्रेसिंग वाकई में डिफिकल्ट आया था, मगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कंपैरेटिवली इजी ही होता है, इस बार भी इजी ही था। ठीक है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? देखिए एक तो है ये रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। कॉम्प्रिहेंशन नाउन फॉर्म है, इसका जो वर्ब फॉर्म है वो होता है कॉम्प्रिहेंड। तो हम बोल सकते हैं आर यू एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम सेइंग, इसका मतलब आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पहला फेस करते हैं लेंदी पैसेज होता है। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स किसी किसी को ना रीडिंग का फेयर होता है, किसी हैबिट नहीं होती है ना पढ़ने की, तो एक रीडिंग फोबिया टाइप का भी होता है। अरे पूरा पढ़ना पड़ेगा, बहुत मतलब उनको लगता है कि बड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा रीडिंग करने में। ठीक है तो ना उनके लिए अगर हम है ना 100 वर्ड्स का भी पैसेज दे देना तो उनको वो भी बहुत बड़ा लगता है। ठीक है मगर यूजुअली जो पैसेज आते हैं वो 300-350 वर्ड्स तक के पैसेजेस होते हैं, कभी 400 भी हो जाता है। तो उनको पढ़ना, सबसे पहली चीज उनको पढ़कर उन जो इंफॉर्मेशन है उस पैसेज में दिया है, एक तो पढ़ना इज ओके, चलो पढ़ लो, मगर जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको एब्जॉर्ब करना, अपने दिमाग में बैठाना, बाय द टाइम क्वेश्चन तक पहुंचो तब तक उसको रिटेन भी करके रखना। ठीक है क्वेश्चन समझना, फिर उसके आंसर लिखना। तो ये एक बहुत एंटायरली आप समझ लो एक टैक्सिंग पार्ट हो जाता है या टैक्सिंग सेशन हो जाता है पैसेज को पढ़ना। ठीक है दूसरा रीडिंग स्पीड। स्टूडेंट्स में फियर होता है, चलो हम पढ़ ले, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग स्पीड बहुत कम है। 100 वर्ड्स के पैसेज को अगर आप आधा घंटा लगा दोगे पढ़ने में तो प्रॉब्लम है, राइट? तो रीडिंग स्पीड जो होती है ना वो ऑप्टिमल रीडिंग स्पीड 100 वर्ड्स होती है पर मिनट, मगर इतना आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ टेक्निक बताऊंगी जिससे रीडिंग स्पीड तो मैं बढ़ा नहीं पाऊंगी, वो तो आपको खुद ही अपनी बढ़ानी पड़ेगी, मगर पैसेज के अंडरस्टैंडिंग में आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और दूसरा है स्टूडेंट्स का शॉर्ट अटेंशन स्पैन। कहने का मतलब है हमने यहाँ तक पढ़ा, ठीक है, जैसे मुझसे किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट सेशन में कि मैम हम पूरा पढ़ लेते हैं मगर हम फिर तुरंत भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा है। ये एक नेचुरल है कि हम भूल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पूरा एडिटोरियल कॉलम पढ़ लिया है मगर बता क्या रहा है पता ही नहीं है ना, भूल गए हम लोग। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अभी भी किसी ने अनम्यूट किया हुआ है, अजय ने, इसको भी मैं बार बार म्यूट कर रही हूँ मगर बार बार अनम्यूट। एनीवेज ठीक है तो हमारा ना अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, बहुत कम। इनफैक्ट मैं भी जब पढ़ती हूँ एडिटोरियल तो मैं भी भूल जाती हूँ क्या पढ़ा है, इसीलिए मैं क्या करती हूँ एडिटोरियल कॉलम का लास्ट पैराग्राफ मैं पहले ही पढ़ लेती हूँ जिससे मुझे पूरा जिस्ट ही पता चल जाए, भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है तो ये काम आप लोग किया करो। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज का कैसे करना वो मैं आप लोग को बताऊंगी। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है कि एक सेकेंड में ना मैं क्वेश्चन पेपर भी ओपन कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊँ। 15 का ओपन कर लेती हूँ।
हम्म, ठीक है। आप लोग है ना, जब आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं स्टूडेंट्स, तो कभी भी आप लोग है ना सीधे पैसेज मत पढ़ा करो। पैसेज पढ़ने का मतलब ये है कि आप लोग एक अननोन चीज पे अपना टाइम दे रहे हो। मतलब आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि अगर सपोज मैं 15 मिनट उस पैसेज को दूंगा तो क्या मुझे समझ में आएगा, नहीं आएगा, आप लोगों को ये भी नहीं अंदाजा है। इसीलिए कभी भी शुरुआत में, जैसे अब जब आप रीडिंग कॉम्पिटिशन अटेम्प्ट करने जाते हो ना, पैसेज कभी भी मत पढ़ना शुरुआत में। शुरुआत में क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस पढ़ोगे। तो मैं 2015 के क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रही हूँ। ये 2015 के हैं, ठीक है। मुझे नहीं याद है कि इसमें कौन सा पैसेज है। ये तो प्रेसी है, ठीक है। ये रहा पैसेज, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ। ये है पैसेज, देखो कितना बड़ा है। मतलब आप खुद सोचो ना, कितना रिस्की जॉब है ना, सीधे पैसेज पढ़ लेना और फिर पूरा 15 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, फिर लगेगा यार समझ ही नहीं आया। कितना टाइम वेस्ट होता है। एग्जाम में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट होता है। देखो कितना बड़ा पैसेज है, पहले इतने बड़े बड़े आते थे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ डालें। क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, पैसेज का आपको जिस्ट, पैसेज का निचोड़ ही आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। Why are the foreigners inclined to think that Indians are not one people? ठीक है। So there is one, so until there is a linked language and it is known throughout the country, an effective cultural unity is not possible. What, according to the author, is linguistic communalism? When is it harmful to national unity? What happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up for consideration? And how could the major difficulty besetting the problem of linguistic states be solved? ठीक है, ये क्वेश्चन। अब सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए एनालाइज करना है। इसमें ना कॉमन कीवर्ड आप निकालोगे। Why are the foreigners inclined to think Indians are not one people? ठीक है, इससे कुछ कॉमन कीवर्ड नहीं पता चल रहा है। यहां पर देखो, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, और ये रहा लिंग्विस्टिक, दिख रहा है, ये रहा। तो बिना पैसेज पढ़े सिर्फ 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ के मैंने कॉमन कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर दिया क्वेश्चन से। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में कॉमन कीवर्ड है लिंग्विस्टिक। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया ये पैसेज लैंग्वेज के बारे में है, लिंग्विस्टिक के बारे में है। ओके, ये चीज मेरे को पता चल गया। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन से ही राइटर का ओपिनियन पता चलेगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में राइटर का ओपिनियन जानना बहुत जरूरी है। तो आपको राइटर का ओपिनियन तुरंत पता चल जाएगा। फाइन। जैसे, व्हाई आर द फॉरेनर्स इंक्लाइंड टू थिंक दैट इंडियंस आर नॉट वन पीपल? ठीक है, इंडियंस आर नॉट वन पीपल। So there, until there is a linked language, it is known throughout the country, and effective cultural unity is not possible. Cultural unity नहीं है, not one people, cultural unity. Communalism, communalism, linguistic communalism, इसका मतलब क्या है? Communalism का मतलब क्या होता है पता है? मैं, मेरी अपनी आइडेंटिटी, ठीक है, और सेकेंड पर्सन ने, सपोज XYZ है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। तो मैं अलग हूं, वो अलग है, ठीक है। तो मेरा, उसका, मेरे, आई मीन उसका इंटरफेरेंस मेरे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, मेरा इंटरफेरेंस उसका नहीं होना चाहिए। हम लोग दोनों दो अलग अलग हैं, हम लोग हॉस्टाइल है एक दूसरे से, हम लोग दुश्मन हैं, ठीक है। हम लोग, वो मुझे थ्रेटन कर रहा है। तो ये होता है कम्युनलिज्म। तो ये कम्युनलिज्म लैंग्वेज के बेसिस पर है। ओके, तो इससे भी पता चल रहा है नॉट वन पीपल, ठीक है। What happens when the question of redefining the boundaries of linguistic states crops up? Linguistic states, तो obviously India जो पूरे states में divided है, वो on the basis of language ही है, right? ठीक है।
मेजर डिफिकल्टी लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो आपको समझ में आ गया कि ये लैंग्वेज जो है इंडिया में, ये एक डिवाइडिंग लाइन का काम कर रहा है, ये इंडियंस को एक नहीं बना रहा है। ये ऑथर का खुद का ओपिनियन हमें पता चल गया। आप पैसेज अगर पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, आपको पूरा अच्छे से पैसेज समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है, तो कभी भी आप लोग पैसेज सीधे मत पढ़ने लग जाना, वरना हो सकता है कि आप लोग लॉस्ट हो जाओ पैसेज में, इंफॉर्मेशन एसिमुलेट नहीं कर पाओ। ठीक है, तो मैं इसको स्टॉप शेयर करके मैं वापस से थर्ड एडिशन की बुक में जा रही हूँ। तो सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना। ठीक है, तो क्वेश्चंस को पढ़ोगे और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, मगर मैंने क्वेश्चन पेपर ले लिया, तो यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने कौन सा पैसेज का दिया है पता नहीं। एनीवेज, ये भी ना सीएपीएफ का ही पैसेज है। व्हाट हर्डल द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी, व्हाई आर द मेन ऑफ स्पोर्ट एंड देयर वर्क फॉरगॉटन, व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडियन ऑलवेज रिमेंबर्ड, what is the vital question referred to at the end of the passage and what is your answer to that question। अब देखो, अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे क्वेश्चन को, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इंडिया, इंडियन, ठीक है, इंडियन। तो 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो पूरा इंडिया है, तो ये पैसेज पूरा इंडिया के बारे में पहला। दूसरा, ऑथर का क्या ओपिनियन हो सकता है, देखो प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, तो यानी वो इंडिया के बारे में पॉजिटिव सोच रहा है। यूनिकनेस ऑफ इंडियन वाइटैलिटी, पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, व्हाई आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ऑलवेज रिमेंबर्ड, पॉजिटिव सोच रहा है। यानी ऑथर का मुझे ओपिनियन भी क्वेश्चन से पता चल गया कि ऑथर इंडिया के बारे में अच्छी बात बोल रहा है, पॉजिटिव फ्रेम में इंडिया को ले रहा है। तो इससे आप स्टूडेंट्स, आप पैसेज पढ़ोगे ना क्वेश्चन को समझने के बाद, तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो तो आपकी लगातार पढ़ने से सही होगी, मगर जो अंडरस्टैंडिंग स्पीड है ना, वो वाकई में इनहेंस होगी, वो पक्का बढ़ेगी। तो आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है। इनफैक्ट जब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का, तो आप लोग को इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। डू नॉट गो फॉर द पैसेज, फर्स्ट गो फॉर द क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चंस, extract the keywords, extract the author's opinion from the questions and then read the passage। आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, स्टेप 2, अब पैसेज पढ़ो। ठीक है, अब जब आप पैसेज पढ़ोगे तो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द जिस्ट ऑफ द पैसेज। आपको जिस्ट पहले से पता चल गया है, निचोड़ पहले से आप लोग को पता चल गया है। अब आप लोगों को ना पैसेज का एक एक लाइन, एक एक वर्ड समझने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम लोग पैसेज पढ़ते हैं ना, तो बच्चों की तरह मत पढ़ा करो कि मुझे ना एक पूरा एक एक वर्ड समझना है, एक एक लाइन समझना है। मैं अगर एक वर्ड, ये वाला वर्ड ओ गॉड अनफेमिलियर है, मुझे इसकी मीनिंग नहीं पता है, अब मैं कैसे क्वेश्चन का आंसर करूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आपके पैसेज की 30% भी अंडरस्टैंडिंग रही ना, तो आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, राइट। इसीलिए अगर कोई सेंटेंस है, कॉम्प्लिकेटेड है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, प्रोसीड, कोई मतलब नहीं है उस सेंटेंस से। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पैसेज की अंडरस्टैंडिंग ही इम्पेयर्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, और वैसे भी पहले ही समझ रहे हो पैसेज तो। स्टिकिंग टू एनी इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब जो नहीं समझ में आया, और एनी सेंटेंस फॉर लॉन्ग विल लीड टू वेस्टिंग ऑफ योर प्रेशियस टाइम। So make your reading quick, smooth, without getting into details of the passage। समझ में आया? पूरा पैसेज के डिटेल में मत जाओ, अपने आप को ना ओवर एस्टिमेट मत करो कि मैं पैसेज पढ़ूंगा, उसका एक एक इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर लूंगा, एस्टिमुलेट कर दूंगा और फिर पोर आउट कर दूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, ऑल्सो डू नॉट ट्राई टू रिमेंबर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज व्हाइल रीडिंग। याद करने की कोशिश मत करो, दिमाग को इतना जोर मत लगाया करो। जस्ट रिमेंबर द क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन को याद रखो, एंड ट्राई टू लोकेट द आंसर्स इन द पैसेज व्हाइल रीडिंग। और जब क्वेश्चन याद रखोगे, अगर याद नहीं भी है तो आपको जो क्वेश्चन पेपर डिटैचेबल फॉर्म में वो अपने सामने रखो। ठीक है, और क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपको मिली है उसमें से पैसेज पढ़ो।
ठीक है। और क्वेश्चन का आंसर बुक लिखना आप अंडरलाइन कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो लिखने वाला ही है। डिटैचेबल फॉर्म में जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें आप अंडरलाइन नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन देखो, आंसर, ओ ये रहा आंसर, अंडरलाइन कर लो, क्या प्रॉब्लम है। एंड ट्राई टू लोकेट द आंसर इन द पैसेज व्हाइल रीडिंग। मेक श्योर यू हाईलाइट लाइन्स और कीवर्ड दैट कैन हेल्प यू इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। दिस मेथड विल हेल्प यू सेव लॉट्स ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। ठीक है, चलिए अब स्टेप 3, लोकेटिंग द आंसर्स इन द पैसेज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आपको आंसर्स को लोकेट करना है। फाइनली उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। पैसेज पढ़ लिया आपने, ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने पैसेज पढ़ा, अब वापस से क्वेश्चन पढ़ो। गो टू द क्वेश्चंस अगेन एंड रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, revisit the passage, फिर से पैसेज को revisit करो and write for writing its answer। अब आपको आंसर लिखना है actually। Since you are going to the passage the second time, this makes easier for you to locate the answer। There is the highest possibility of finding the answer in one location। मतलब एक ही लोकेशन में आंसर मिल जाता है, ठीक है। मगर एकदम बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि आंसर्स कभी कभी स्कैटर्ड भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी, बहुत जनरल में नहीं। तो सो बी केयरफुल लोकेटिंग द आंसर, ठीक है। स्टेप 4, राइटिंग द आंसर्स। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है। The striking feature of the effective answers to the question based on the passage are, पहला फीचर, स्ट्राइकिंग फीचर, एक्यूरेट आंसर होना चाहिए। Answer should be such that it fulfills the demand of the question. Do not include extra information that is in no way answer to the question. Your answer should be precise and to the point. Begin your answer by copying the question line. देखो, मैंने ना काफी टॉपर्स के इंटरव्यू पढ़े हुए नहीं है, यूट्यूब में देखे हुए हैं। और वो लोग, वाकई में मैं कह रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली वो लोग मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो लोग बोलते हैं कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ठीक है, 5 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टॉपर्स कहते हैं कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा लिखना चाहिए। और यूपीएससी, आपने देखा ना रीडिंग कॉम्पिटिशन में एक क्वेश्चन के नीचे कितना सारा स्पेस प्रोवाइड किया है, फुल लिबर्टी दिया है। वो भी देखना चाहता है एग्जामिनर कि देखते हैं कितना लिखते हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो टॉपर्स बोलते हैं भाई 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा ज्यादा लिखो, ठीक है। तो मेरा लॉजिक ये है कि पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो इसका मतलब पांचों क्वेश्चन का लेंथ ऑफ द आंसर फिर सेम होना चाहिए, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखो, पांचों क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, और इससे साफ ये मतलब है कि कभी भी आंसर का लेंथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में आंसर का लेंथ उसके मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा होता ना तो सारे आंसर सेम लेंथ के होते, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम मार्क्स हैं, सारे क्वेश्चंस का जो मार्क्स वेटेज है वो सेम है, राइट। तो ये जो एक भ्रम स्टूडेंट्स के दिमाग में है, और टॉपर्स ने भी किया हुआ है, टीचर्स कभी नहीं बोलेंगे। टॉपर्स होते हैं, वो लोग टीचर नहीं होते हैं, ठीक है। मानते हैं टॉप किया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को सारी टेक्निक पता है, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका फोरमोस्ट प्रिंसिपल ये होता है कि आंसर व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट राइट एनीथिंग एक्स्ट्रा। अगर आपने एक्स्ट्रा लिखा तो आपके एक्स्ट्रा मार्क्स कट होंगे, राइट। तो कैसे हम अपने आप को बचाएं एक्स्ट्रा लिखने से। तो पहला तरीका ये है कि क्वेश्चन जो होता है ना, क्वेश्चन से ही आप आंसर को, क्वेश्चन के लाइन से ही आप आंसर को शुरू करो। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया, व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो मैंने ऐसे शुरू किया, द मेजर ड्रॉबैक इन आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज, देखो ऐसे शुरू कर दिया। तो फिर अगर मैंने ऐसे शुरू किया तो मैंने अपने आप को पूरा का पूरा कन्फाइन कर दिया इस क्वेश्चन पे। अब मैं इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जा पाऊंगी, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। अब देखो, मैं आपको एक स्टूडेंट 2 है, ठीक है, शेयर करती हूँ।
ये शायद लास्ट जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम था, सबको स्क्रीन नजर आ रही है ना स्टूडेंट, राइट? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो लास्ट जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम था उसमें ये रीडिंग कॉम्पिटिशन था, तो मैं पैसेज तो मैं नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। ये है क्वेश्चन है, हु वाज फर्डिनेंड मैगलन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो किस तरह से स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट करते हैं, लिटरली मतलब ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया एग्जामिनेशन हॉल में, देखो कैसे टाइम वेस्ट किया है इसने। अब मुझे पता भी नहीं है कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज क्या लिखने की जरूरत है, सेकेंड्स वेस्ट हुए हैं इससे। Ferdinand Magellan was born in 16th century. He was Portugal and served the king of Portugal. आंसर खत्म हो गया इसका यहाँ पर, मगर उसको चैन नहीं आया, क्यों? क्योंकि स्पेस देखो इतना सारा है, अब बड़ा रेस्टलेस फील कर रहा है, यार इस स्पेस को कैसे यूटिलाइज करूं, तो उसने ये भी लिख डाला, और इसकी वजह से इसको 2 मार्क्स मिले, वरना इसको आराम से 3.5 मिलते, मगर इसने एक्स्ट्रा लिखा तो बस इसके मार्क्स कट गए, ठीक है। अब देखो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैगलन्स मेरीन एक्सप्लोरेशन। अब देखो had a great interest in marine and territorial exploration, ये पूछ रहा है क्या क्वेश्चन, उसको किस में इंटरेस्ट था, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना, तो ये क्यों लिखा इसने, इसीलिए बोल रही हूँ अगर क्वेश्चन के लाइन से शुरू करोगे ना, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैगलन मरीन एक्सप्लोरेशन इज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको स्टिक रहना पड़ेगा क्वेश्चन पे, मगर इस तरह से अगर शुरू कर दिए ना तो फिर तो कहीं भी चले जाओगे, फिर तो ठिकाना नहीं है, ठीक है। फिर कहाँ इसने आंसर लिखा है, पता नहीं कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है, राइट व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट राइट व्हाट इज नॉट आस्क्ड, खत्म, नहीं मिला इसको मार्क्स। मगर देखो इसकी राइटिंग कितनी सुंदर है, 2 वर्ड्स के बीच का गैप देखो, 2 लाइंस के बीच में गैप देखो, 2 पैराग्राफ पता चल रहा है अलग अलग है ना, राइटिंग अच्छी है इसकी। एनीवेज ठीक है, ऐसा ही मैं एक और आपको शेयर करती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ, यही शेयर करना था। एक सेकंड, ये भी शायद लास्ट ईयर का है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एज ऑफ एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद व्हेन ही लेफ्ट इंडिया फॉर यूएसए एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टेकिंग सच एन आर्डुअस जर्नी, ठीक है। अब देखो एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपाद was 70 years old when he left India for USA, यहाँ पर इसको मार्क्स मिल गए, ठीक है। The main objective behind taking such journey was to spread the message of Bhagavad Gita to the West, यहाँ तक इसने आंसर सही दे दिया। और एक सेकेंड, क्वेश्चन था एज का आंसर दे दिया, क्वेश्चन था व्हाट वाज हिज ऑब्जेक्टिव, तो इसने ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर दे दिया, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ भगवत गीता, ये यहाँ तक इसका आंसर खत्म हो गया, ये यहाँ तक, राइट। अब इसने ये क्या लिखा, एक्स्ट्रा लिखा, इसको एक्स्ट्रा मार्क्स कट गए इसके 1, वरना इसको 3.5 मिलता। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है और किस तरह से, अब देखिए इसका जो, इसकी राइटिंग देखिए कैसी है, हल्की सी ऊपर उठ रही है, मगर फिर भी ठीक है, मगर थोड़ी सीधी हो जाए तो अच्छी है, मगर 2 वर्ड्स के बीच में गैप देखो, 2 लाइंस के बीच में गैप देखो, अच्छा है ना। ओके फाइन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट एसी, इसमें मुझे कुछ बताना है क्या, बस यही है, एक्स्ट्रा देखो बार बार एक्स्ट्रा लिख रहा है, ठीक है। देखो फिर से मैंने लिखा है एक्स्ट्रा, मतलब स्टूडेंट्स है ना रेस्टलेस होते हैं कि यार इतना सारा स्पेस बाकी, इसका क्या करें हम लोग, इसमें भी लिखना चाहिए। दूसरा रीजन रेस्टलेस होने का 4 मार्क्स का है, 4 मतलब मार्क्स डिपेंडिंग, मतलब मार्क्स इज नॉट द डिफाइनिंग फैक्टर अबाउट द लेंथ ऑफ द आंसर कि हाँ 4 है तो इतना लिखना है, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में एकदम पैसेज से स्ट्रिक्ट रहना है। पैसेज आपको क्यों दिया है, ताकि आप पैसेज से ही एक्सट्रैक्ट करो इंफॉर्मेशन, पैसेज से बियॉन्ड नहीं जाना है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में। बियॉन्ड जाने का मन कर रहा है, ऐसे में जाओ, रिपोर्ट है, आर्गुमेंट है, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। सिंप्लीफाई द आंसर फॉर दे डिमांड
as per the demand of the question. ठीक है, मुझे खुद की राइटिंग में why can't you start your answer with a question line? अब देखो, according to the passage, name the famous person who visited SCON temple every week. Why did he do? ठीक है, तो इसने लिखा Steve Jobs said in an interview that he used to walk 7 miles. तो मैंने इसको बोला कि तुम क्वेश्चन लाइन से शुरू करो। अब सेड इन एन इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं है, सीधे से लिखो अकॉर्डिंग टू द पैसेज। सिंस क्वेश्चन में लिखा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैसेज Steve was the famous person, Steve Jobs was the famous person who visited ISKCON temple every week, full stop. He did this because, ठीक है, ISKCON used to provide free good meal and he used to get to eat one free good meal every week. बस खत्म, बस इसी की वजह से इसको 2 मिले हैं। ठीक है, नॉट आंसर टू द क्वेश्चन। एक्स्ट्रा लिखोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे, राइट? फाइन, चलिए अब मैं वापस से शेयर करती हूँ। कहाँ गया? ओके, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया है। आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है कि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर करना है, पैसेज और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। Although you may know about the subject being talked about in the passage, but your answer must not be according to your prior knowledge, but according to the information given in the passage or given by the writer. मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एक पैसेज आया था महात्मा गांधी पर, ठीक है, तो उस पैसेज में बैंकिंग का था ये पैसेज, ठीक है। तो उस पैसेज में महात्मा गांधी को राइटर ने बहुत नेगेटिव फ्रेम में लिया था। हर कोई महात्मा गांधी को फॉलो नहीं करता है, ये आप लोगों को पता होगा। कई एंटी गांधी भी हैं जो बहुत सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो पैसेज में महात्मा गांधी को नेगेटिव फ्रेम में लिया गया था, मगर बहुत मतलब क्या बोले उसको, बहुत कंसील्ड टाइप में, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ओवर्टली उन्होंने किया था, स्ट्रेट तरीके से, बहुत मतलब कि डिप्लोमेटिकली उन्होंने थोड़ा क्रिटिसाइज किया था, ठीक है। और थोड़ा सा पेचीदा टाइप का पैसेज था। अब उसके क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो उसमें मैं ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाई कि एक होता है ना कि एक दिमाग में बैठा लो, हाँ महात्मा गांधी को नेगेटिव फ्रेम में किया गया है, ठीक है, अपने दिमाग में इसको बैठा लेना चाहिए। राइटर का ओपिनियन प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लेना चाहिए कि उसका ओपिनियन पॉजिटिव है कि या नेगेटिव है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट बी डिस्कस्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो मैंने ये अपने दिमाग में ढंग से नहीं बैठाया और मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी बैंकिंग का। तो एक ऑप्शन था जिसमें महात्मा गांधी को पॉजिटिव फ्रेम में लिया गया था, मैंने उस ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में महात्मा गांधी गुडी इमेज, राइट। मैंने राइटर के ओपिनियन को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया और अपना जो प्रायर नॉलेज था महात्मा गांधी के लिए, मेरा जो अपना ओपिनियन था महात्मा गांधी के लिए, वो इंटरफेयर कर लिया बीच में और मेरे आंसर गलत हो गए, राइट। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में, दोनों में आपका खुद का जो नॉलेज है, खुद की जो इंफॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको एकदम साइड में रखो। आपका खुद का इंफॉर्मेशन, खुद की नॉलेज इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है although you may know about the subject being talked about in the passage, but your answer must not be according to your prior knowledge, but according to the information given in the passage or given by the writer. Do not include anything that is beyond the scope of passage. जो पैसेज में दिया नहीं गया है उस चीज को आप लोग को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है। पैसेज किस लिए दिया गया है? इसीलिए दिया गया है कि पैसेज से ही इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, पैसेज से बाहर से नहीं। Do not add your own views, expression and imagination. But if the question is demanding your opinion, कभी-कभी आपका ओपिनियन पूछता है, ठीक है, then you have the liberty of giving your opinion regarding the issue being talked about, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, मगर इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, अपना ओपिनियन दे रहे हो ना, your opinion should completely align with the writer's opinion. आप अपने ओपिनियन को राइटर के ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही रखोगे,
बेटर रहेगा, है ना, मार्क्स चाहिए तो करना पड़ेगा ना। बट while giving answer to such question, try to resonate your opinion with that of writer. राइटर के अकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन था कि स्लॉटर हाउस, क्वेश्चन नहीं सॉरी, एक पैसेज था जो मैंने दिया था 2 साल पहले कि स्लॉटर हाउस होते हैं ना, उसके स्लॉटर हाउस में ग्लास वॉल्स होने चाहिए, ताकि जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता चलना चाहिए कि किस तरह से एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, किस तरह से उनको मारा जाता है। नॉन वेजिटेरियन के टंग के लिए, उनके टेस्ट के लिए एनिमल्स कैसे अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, इसलिए ग्लास वॉल होगा तो ट्रांसपेरेंट होगा, दिखेगा, तो वो पैसेज उस पर था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट था, वो खुद नॉन वेजिटेरियन था, ठीक है, तो उसका नाम धीरज था, तो यूपी का था। तो एक क्वेश्चन था कि डू यू अग्री विद द राइटर्स ओपिनियन दैट स्लॉटर हाउस शुड बी डिस्ट्रॉयड, कुछ इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है। तो धीरज ने आंसर जो लिखा कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, मगर उसने ऐसे लिखा कि स्लॉटर हाउस को नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना कल्चर होता है और सबके अपनी फूड हैबिट्स होती है, वो अपनी जगह एकदम सही है, ठीक है, अपना कल्चर होता है, अपनी फूड हैबिट होती है। तो उस अगर हम लोग स्लॉटर हाउस को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम एक तरीके से कल्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, किसी के फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ ईटिंग, राइट टू ईट, वो भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो उसने अपना एक अच्छा खासा लॉजिक दिया, मगर मैंने उसको उसमें मार्क्स नहीं दिया, उसको मैंने 0 दिया। क्यों? क्योंकि चाहे हमारा कुछ भी ओपिनियन हो स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, अपनी प्रेजुडिस, अपना प्रेफरेंस, अपना कास्ट, कुछ भी है, सब कुछ अपने पास रखो, उसको ना अपने आंसर स्क्रिप्ट में रिवील मत करो। धीरज ने जब ये लिखा ना, तो मैंने धीरज से पूछा, नॉन वेजिटेरियन हो क्या? बोले हाँ मैम। तो बोलो, मैंने कहा पता चल रहा है, मत पता, मत एग्जामिनर को बताओ कि आप आपकी फूड हैबिट क्या है, आपका कल्चर क्या है, कास्ट क्या है, कुछ नहीं। राइटर के अकॉर्डिंग जाने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, है ना। एक बार के लिए अपना को साइड कर दो, मार्क्स मिल रहे, इससे खुशी की बात क्या होगी, राइट। तो राइटर के ओपिनियन, अब जैसे कोई कोई पैसेज भगवान पे आ जाए, गॉड पे आ जाए, गॉड के एग्जिस्टेंस पे आ जाए, और सपोज आप नास्तिक को, आप नहीं बिलीव करते हो, मगर राइटर है वो बिलीव कर रहा है, तो कर लो बिलीव, 2 मिनट के लिए क्या जा रहा है, मार्क्स मिल जाएंगे, उससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आपको अपना ओपिनियन साइड में रखना, अपना प्रेफरेंस साइड में रखना है, ओके। तो पता है, रीडिंग कॉम्पिटिशन और प्रेसी से एग्जामिनर ये भी देखता है कि आप कितना झुक सकते हो, ठीक है, आप कितना अपने आप को मोल्ड कर सकते हो, दूसरों के ओपिनियन से अपने ओपिनियन को कितने अच्छे से अलाइन कर सकते हो, है ना, ये भी देखते हैं। और ध्यान रखना, मतलब अगर हम रिजिड होते हैं, तो जो रिजिड होते हैं ना, वो ब्रेकेबल होते हैं, वो आराम से टूट सकते हैं, ठीक है। तो हमें मैलेबल होना चाहिए, हम झुक सकते हैं, ठीक है, वो उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है जो झुक सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, इन सम द कंटेंट इन योर आंसर मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ द पैसेज, दे मस्ट ऑल्सो नॉट गो बियॉन्ड द पर्व्यू ऑफ द क्वेश्चन एंड अगेंस्ट द राइटर्स ओपिनियन। तो ऑल इन ऑल आपका जो आंसर होगा वो पैसेज के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, पहला, क्वेश्चन के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, और राइटर के अगेंस्ट नहीं, राइटर के ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने क्लास बहुत ज्यादा ले ली है क्या? लेट मी चेक। अच्छा नहीं, ठीक है, अभी तो 8:44 हो रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट है केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ना, एक तरीके से आप समझ लो ट्रैप होता है, ठीक है, और उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आप, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आपका कंटेंट बेकार होगा, डेविएटेड कंटेंट होगा, स्कैटर्ड कंटेंट होगा। वैसे ही अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना आपको, तो आप फिर जो इतना स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग आपके लिए नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन सेटर्स है ना, थोड़ा सा एक सीक्रेट ट्रैप भी क्वेश्चंस में डालते हैं, वो ट्रैप हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ट्रैप का मतलब क्या होता है? फंसाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये मैंने अलग से किया है, चलिए,
2013 सेकेंड पैसेज, क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन है हु वर द राइटर्स, ये CAPS का 2013 का पैसेज है, सेकेंड पैसेज, पहले दो दो पैसेज आया करते थे। तो हु वर द राइटर्स whom he considered masters, ही यहाँ पर गांधी जी है, तो ये पैसेज गांधी जी के बारे में है। तो अब आप सोचो, मैंने आप लोगों को बोला था कि जो क्वेश्चन पूछा जाए ना सिर्फ उसी का आंसर करो, ये मत देखो कि ये 4 मार्क्स का है। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है हु वर द राइटर्स whom he considered, गांधी जी कंसिडर्ड मास्टर्स, अब इसमें तो सिर्फ आपको राइटर का नाम ही देना है। अब आप ये सोचोगे यार 4 मार्क्स का है, तो चलो हर राइटर का ना स्मॉल स्मॉल सा ना बायोग्राफी भी दे देता हूँ। नहीं करोगे ना ऐसा, इसीलिए आपको ना मार्क्स नहीं देखना है कि क्वेश्चन का 4, बिल्कुल नहीं देखना, आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना और पैसेज देखना, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गांधी जी किसको मास्टर समझते थे, बस आप उसका आंसर देखो, बात खत्म करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Who were the writers whom he considered masters? तो आप देखो मैंने इसके आंसर कैसे लिखे, रस्किन, थॉरियो, कारपेंटर, टॉलस्टॉय were the writers whom गांधी जी considered as masters। खत्म हो गया मेरा आंसर, एक लाइन का था। मगर टॉपर्स क्या बोलेंगे, नहीं ज्यादा लिखो, 4 मार्क्स का है, स्पेस ज्यादा रहता है। तो स्पेस ज्यादा रहता है, इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है कि स्पेस को पूरा का पूरा फिल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फिर व्हाट इज द, अब देखिए ये कोई ट्रैप नहीं है, ट्रैप तब होगा ये क्वेश्चन में जब आप लोगों को लगेगा कि अरे ये तो 1 लाइन में आंसर खत्म हो रहा है, तो ज्यादा लिखना चाहिए, तो फिर आप अनट्रैप हो जाओगे। ठीक है, अब जैसे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी, ये 2012 का है, एक्सपेक्टेड ऑफ एन एकेडमिक एग्जामिनेशन टू टेस्ट द स्टूडेंट्स, तो सिर्फ स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी पूछ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या होगा, सिर्फ ये है, स्टूडेंट जजमेंट, हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड हिज मेमोरी, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब स्टेज 2 वाला क्वेश्चन, स्टेज 1 वाला क्वेश्चन इस तरह से था कि 1 लाइन क्वेश्चन, सॉरी 1 लाइन आंसर डिमांड कर रहा था, ये इस तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, अब स्टेज 2 टू डू व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर। ठीक है, ये 2012 का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि सिटीजन्स क्या करते हैं जब गवर्नमेंट उनको बोलते हैं कि तुम्हें वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये इस तरह से ट्रैप बनता है, क्योंकि अगर आप पैसेज देखोगे 2012 का मैं आप लोग को दिखा दूं, वरना आप लोग को भी ट्रैप समझ में नहीं आएगा। 2012 वाले में जाना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। जस्ट वेट, ये 2012 का है। ठीक है, क्वेश्चन था कि व्हाट आर सिटीजन सपोज टू डू व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और मैं ये पैसेज का वो लाइन दिखाऊंगी जिसमें ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, मुझे वो देखना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम। ये है वो पैसेज। ठीक है, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? यस मैम। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। ये जरूरी है दिखाना, वरना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। मैम कंट्रोल F से सर्च भी कर सकते हो आप। राइट राइट राइट। मुझे याद नहीं है, हॉरिबल है, हॉरेंडस है, हॉरिफाइंग है, वो वर्ड ढूंढ रही हूँ। लेट मी चेक, मिल तो जाना चाहिए।
चलो मैं हॉरिफाइंग से देखती हूँ। I have to go through the past 8 meter. Being which it is love. Different stages there is better. हाँ मिल गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट यदि सिटीजन गवर्नमेंट से पूछे कि वॉर में पार्टिसिपेट करना है तो सिटीजन को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर देखना। But to those who stand outside the stage of it grows with familiarity. इसको छोड़ो। It is amazing that the vast majority of men should tolerate a system which compels them to submit to all the horrors of the battlefield at any moment when the government commands them to do so. ठीक है, फाइन। तो when the government commands them to do so, तो इसका मतलब आंसर आपको समझ में आया। क्वेश्चन क्या था, what are citizens supposed to do when the government asks them to participate in war, ये क्वेश्चन है, राइट। तो गवर्नमेंट commands them to do so, तो आपको इससे पता चल गया कि ये आंसर है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए जो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके आंसर की, एक तो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी मतलब जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है ना बस वही आंसर करो, बस यही एक्यूरेसी हो गई, फाइन। एक्स्ट्रा मत लिखो, फाइन। दूसरा एक्यूरेसी क्या होती है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स सॉरी क्या होती है कि आपका आंसर जो है ना सिंपल होना चाहिए, उसमें ना कुछ ऑर्नामेंटल वर्ड्स नहीं होने चाहिए, पोएटिक लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। नो मैटर राइटर ने कितना पोएटिक लैंग्वेज यूज किया है, राइटर ने यूज किया है सबमिट टू ऑल द हॉरर्स ऑफ द बैटलफील्ड, ये राइटर ने पोएटिक लैंग्वेज यूज किया है, मगर वी नीड टू अवॉइड सच पोएटिक लैंग्वेज। हम लोगों को अलंकृत इंग्लिश नहीं लिखनी है, ऑर्नामेंटल इंग्लिश नहीं लिखना है, डेकोरेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है, फैंसी फैंसी वर्ड्स चाहिए, हॉरर ऑफ द बैटलफील्ड बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस लाइंस को सिंप्लीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन है, मैं वापस से क्वेश्चन में आ रही हूँ, एक बार आप देखो क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्या कैसे आंसर्स लिखते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन है व्हाट आर द सिटीजन सपोज्ड टू डू व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू पार्टिसिपेट इन वॉर। मैंने देखो आंसर कैसे लिखा है, द सिटीजन मस्ट पार्टिसिपेट इन द वॉर व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम टू डू सो, बस। अब स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, द सिटीजन मस्ट सबमिट टू द हॉरर्स ऑफ द बैटलफील्ड व्हेन द गवर्नमेंट आस्क्स देम। तो हॉरर्स ऑफ द बैटलफील्ड लिखने की क्या जरूरत है, हॉरर्स ऑफ द बैटलफील्ड का मतलब तो यही है ना कि उनको पार्टिसिपेट करना है, खत्म। तो ना ये जो पोएटिक लैंग्वेज है ना उसको एकदम टोटली अवॉइड करना। इससे आपको दो फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि एग्जामिनर को लगेगा वाओ यू आर नॉट कॉपिंग द लाइंस फ्रॉम द पैसेज, ठीक है। और दूसरा फायदा क्या होगा कि आप अपने आंसर्स को सिंपल तरीके से लिखना सीख जाओगे, आपका एसे में भी इससे काफी मदद मिलेगी। स्टूडेंट्स को लगता है हेफ्टी हेफ्टी वर्ड्स लिखेंगे, फैंसी वर्ड्स लिखेंगे तो एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। मैं कहती हूँ इम्प्रेस नहीं होते, डिप्रेस हो जाते हैं। सही मायने में आप लोग अपने लैंग्वेज को एकदम सिंपल लिखो, जैसे बच्चे नहीं लिखते हैं वैसा सिंपल लिखो। अगर आप मेरे भी ऐसे देखोगे, अभी ये कंटेंट भी आप देख रहे हो थर्ड एडिशन का, लैंग्वेज एकदम सिंपल है, सिंपल रखोगे लैंग्वेज को, ठीक है। तो when the government asks them to do so, ठीक है, when the government, oh god shit, एक्चुअली पता नहीं मेरे कीबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। गॉड आई डू इट। देखो वापस से शुरू हो गया, आई कांट, मुझे इसकी पीडीएफ कर लेनी चाहिए। एनीवेज आई वोंट टच इट नाउ, एनीवेज इट विल हैपन अगेन, आई नो दिस।
कुछ प्रॉब्लम है मेरे कीबोर्ड में, अपने आप ये टाइप होने लगते थे। अगेन आई एम नॉट टचिंग माय कीबोर्ड स्टिल, देखो ऐसा हो रहा है। एनीवेज, तो सिंप्लीफाई करके रखो अपने आंसर्स को। नेक्स्ट है व्हाट आर द 2 लीगल सोर्सेस ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सिंपल सा लिख रहा है व्हाट आर द 2 लीगल, तो आंसर देखो कैसे है। द 2 लीगल सोर्सेस ऑफ प्रॉपर्टी आर एरिस्टोक्रेटिक सोर्स, फिर मैंने उसको हल्का सा बताया, ओनरशिप ऑफ लैंड, एंड बुर्जुआ सोर्स दैट इज राइट टू प्रोड्यूस ऑफ वंस ओन लेबर। बस खत्म। ठीक है, अब कभी कभी, अब मैं असली में ट्रैप में आ रही हूँ। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं, और वो क्वेश्चन के 2 पार्ट एक ही सेंटेंस में होते हैं। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीन नजर आ रही है ना, क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स। ठीक है, अब देखिए, गांधी जी इज पर्सनल गुरु एंड व्हाई डिड ही कंसिडर हिम सो। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट है कि गांधी जी के पर्सनल गुरु कौन से, दूसरा वो उनको पर्सनल गुरु क्यों मानते हैं। फाइन, ये 2013 का पैसेज है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन जो गांधी जी पर्सनल गुरु इज सो एंड सो एंड ही कंसिडर्ड हिम सो, ऐसे करके कर दे। मगर मैं आप लोग को ऐसे बोल रही हूँ कि ऐसे न करके आप लोग को क्या करना चाहिए, आपको ना फुल स्टॉप दे देना चाहिए। जैसे मैंने लिखा है, गांधी जी पर्सनल गुरु वॉज रायचंद भाई who was a Jainist poet and a thinker from Bombay, फुल स्टॉप दे दिया। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको मैं फुल स्टॉप के बाद शुरू करूंगी। इससे क्या होता है कि क्लैरिटी बनी रहती है। कहने का मतलब, हाँ, एग्जामिनर को लगेगा वाओ, इसने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर कर दिया, अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर करेंगे, राइट। तो इससे क्लैरिटी रहेगी, आपका मिक्स नहीं हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट मिक्स भी नहीं हो जाएगा। फिर दूसरा आपको फायदा ये होगा कि सेंटेंस, आपके आंसर्स के जो सेंटेंस होंगे वो लंबे लंबे नहीं होंगे। देखो मैंने कितने अच्छे से यानी सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ से शुरू कर दिया, गांधी जी कंसिडर हिम गुरु बिकॉज ही टॉट हिम दैट, गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट आर सम ऑफ द आसनास एंड देयर बेनिफिट। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो 2 पार्ट है। तो सबसे पहला पार्ट है व्हाट आर सम ऑफ द आसनास, तो आसनास का नाम लिखो, फुल स्टॉप दे दो, सम ऑफ द आंसर। देखो मैं हमेशा क्वेश्चन के लाइन से शुरू करती हूँ। मेरी कोशिश 90% केसेस में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं क्वेश्चन के लाइन से ही अपना आंसर शुरू करूँ। सम ऑफ द आसनास आर, एक स्टूडेंट ने लिखा मेनी ऑफ द आसनास आर। मैंने कहा क्वेश्चन में मैनी है ही नहीं, क्वेश्चन में सम है तो आप मैनी कैसे लिख रहे हो, राइट। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना है। सम ऑफ द आसनास आर ये फुल स्टॉप। द बेनिफिट ऑफ दीज आसनास आर, तो इस तरह से डिमार्केट कर लो ना दोनों पार्ट को, अलग अलग, एग्जामिनर भी डिस्टिंग्विश कर पाएगा, राइट। इस सब है ना तरीका है एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का। एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि हम उनको इम्प्रेस कर रहे हैं और एग्जामिनर इम्प्रेस भी हो रहा है। इसी में तो मजा है ना, दिखा दिखा के इम्प्रेस करने में क्या मजा है। मतलब ऐसा इम्प्रेस करना चाहिए लोगों को कि पता भी ना चले इम्प्रेस कर रहे हैं, इम्प्रेस भी हो जाए। ये एकदम सिविलाइज तरीका होता है इम्प्रेस करने का। ठीक है, चलो अब एक और देखो। नेक्स्ट, द 2 वाइटल क्वेश्चंस रेफर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द, अच्छा सॉरी, राइट, ये क्वेश्चन है। The 2 vital question, ये वाला क्वेश्चन है। The 2 vital questions referred towards the end of the passage are which force will triumph, force of destruction or force of creation, and on which side do we stand। तो इसमें भी क्वेश्चन का 2 पार्ट है। पहला क्वेश्चन का पार्ट ये है कि कौन सा फोर्स ट्राइम्फ करेगा, है ना। पहला फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की फोर्स ऑफ क्रिएशन, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट क्या है, कौन से साइड में आप हो। ठीक है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग फुल स्टॉप देकर अलग अलग आंसर करो। द फोर्सेस ऑफ क्रिएशन विल ट्राइम्फ एंड वी स्टैंड ऑन द साइड ऑफ क्रिएशन। ठीक है, अच्छा मैंने ना एक ही साथ कर दिया है क्योंकि लाइंस, ये छोटी लाइन है। ठीक है, ये छोटी लाइन है तो मैंने एक ही साथ कर दिया, मगर इसका मैंने रीजन यहाँ पर दे दिया। किसी ने अनम्यूट कर लिया, प्लीज म्यूट कर लो। द रीजन इज दैट फोर्स ऑफ क्रिएशन कंफर्ट एंड हील द पीपल। अब कभी कभी ऐसा भी करते हैं स्टूडेंट्स कि कभी कभी हमें ना क्वेश्चंस के 2 पार्ट अच्छे से नजर आते हैं, और कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर फ्रेम करते हैं कि क्वेश्चन का 2 पार्ट होते हुए भी 2 पार्ट नजर नहीं आता है। तो वो क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखे हैं वो आप देखिए। ये 2011 का सेकेंड पैसेज का क्वेश्चन 3 है। हाउ कैन अ पर्सन ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी एंड फियर। इसका 2 पार्ट है, आपको पता है।
एक है कि पर्सन किस तरह से अपने सेल्फ पिटी को ओवरकम कर सकता है, दूसरा पर्सन किस तरह से अपने फियर को ओवरकम कर सकता है। तो ये दो पार्ट हो गया, गॉट इट। तो आपको दोनों पार्ट का अलग अलग आंसर करना है। और स्टूडेंट्स, जब मैं ये वाला 2011 का पैसेज करवाती हूँ तो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि मैंने उनको क्या बोला है, और फिर वो वही मिस्टेक करते हैं। ऐसे लिखते हैं, अ पर्सन कैन ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी एंड फियर, बस एक साथ। मैंने कहा सेल्फ पिटी का कौन सा है, फियर का कौन सा है, क्योंकि पैसेज में तो अलग अलग बोला गया है, सेल्फ पिटी का अलग बताया, फियर का अलग बताया। आप किस तरह से एक ही में मर्ज करके लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। तो मैंने आंसर लिखा है, पर्सन कैन ओवरकम हिज फीलिंग ऑफ सेल्फ पिटी by self pity पहले लिखा, by persuading himself that his circumstances are not at all unfortunate and then he should develop genuine interest in some activities। फिर लिखा मैंने fear का, a person can overcome। अब देख, हमेशा आप देखो मैं लाइन से ना क्वेश्चन के आंसर के लाइन ना क्वेश्चन के लाइन से लेती हूँ। a person can overcome his feeling of fear by instilling courage in himself, right? अब वैसे दूसरा देखना, what examples of America and England does the author cite to indicate the power of the state। इस पार्ट में भी दो क्वेश्चन, सॉरी इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट है, एक अमेरिका का और एक इंग्लैंड का। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक ही में दे देते हैं, तो कैसे मार्क्स मिलेंगे। आपको अमेरिका का अलग देना है, आपको इंग्लैंड का अलग देना है, दोनों का अलग अलग एग्जाम्पल दिया है, तो आपको दोनों का अलग अलग देना है। आप स्टूडेंट्स एक ही साथ दे देते हैं और जिनसे मार्क्स नहीं मिलते उनको। तो ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन जो है वो एक ही पार्ट होता है, और कभी कभी क्वेश्चन में दो पार्ट होते हैं जो दोनों अलग अलग नजर आते हैं, और कभी कभी नजर नहीं आते, मगर नजर अभी आपको देखना पड़ेगा ना, इतना केयरलेस मत होना। ये वाला देखो, इसमें भी दो पार्ट है, कोई बता सकता है कौन कौन सा है। What are the advantages recognized internal objective test, कौन कौन सा दो पार्ट है, दिख रहा है, कोई भी बोले बताएं। Yes, ma'am. and objectives। राइट, इंटरनल असेसमेंट का अलग एडवांटेजेस बताओगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट का अलग एडवांटेज बताओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मगर एग्जामिनर ने ट्रैप बनाया हुआ है, इसको फंसाने का तरीका है कि सिंपल क्वेश्चन को भी आंसर मत कर पाओ, और फंसना मत ये सब ट्रैप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसमें बताओ कौन कौन सा दो अलग अलग क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट वन है एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन correct। सेकंड है। आपको स्टेट इज एब्सोल्यूट का आंसर अलग करना पड़ेगा, अब सर्टेन रेस्ट्रिक्शन का आंसर अलग करना पड़ेगा, जो कि मैंने किया है। बाय दिस द ऑथर मींस दैट स्टेट इज एब्सोल्यूट इन फ्रेमिंग, but the state power is limited to by the fear of rebellion externally by the field। ठीक है। अच्छा, ये वाला देखते हैं, what is the irony in the most honorable source of wealth। what is the most honorable source of wealth and the irony behind it? Yes. देखो आप सही कह रहे हो, अब सुनो मेरी बात। ये जो ना व्हाट इज द आयरन इन द मोस्ट ऑनरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ, सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा ऑनरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, ठीक है, और फिर आपको इसकी आयरनी बतानी पड़ेगी, तो जो कि मैंने बताया है। तो इससे ना आंसर की क्लैरिटी बढ़ती है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। व्हाट काइंड ऑफ, हाँ अब एक और चीज मुझे आप लोगों को बताना है। ठीक है, खत्म हो गया ये वाला क्वेश्चंस के जो फीचर्स थे। स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ना सिंगुलर और प्लूरल का भी चक्कर ये लोग बहुत करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है व्हाट आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी, तो फंक्शंस एस लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक से ज्यादा फंक्शन बताने हैं, फाइन, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वर्ड योगा, तो इस एस से आपको पता चल जाना चाहिए कि देयर आर कम से कम एटलीस्ट मोर देन वन इम्प्लीकेशन, ठीक है। और अजीब बात क्या है, जब जब मैंने ये क्वेश्चन दिया है ना स्टूडेंट्स को, तब तब स्टूडेंट्स ने योगा का मतलब लिख दिया है, योगा का मतलब ज्वाइन करना होता है, मगर योगा का that is the meaning of the term yoga। Here the question is asking the implication, मतलब जो मीनिंग है ना योगा का वो क्या इम्प्लाई करता है, तो ज्वाइन क्या करना, सोल विद द सुप्रीम सोल, राइट, माइंड एंड बॉडी को ज्वाइन करना, तो दो इम्प्लीकेशन है।
तो आपको सिंगुलर प्लूरल का भी बहुत खासा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पे टेंशन देना। अब एक और चीज है, जैसे क्या हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स को पॉइंट वाइज लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनफैक्ट जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर ना कॉमा देकर काम नहीं चलेगा, जैसे योगा वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें से एक क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा। हाँ, इतना सारा बेनिफिट था, पूरे पैसेज में ही लग रहा था बेनिफिट है। पॉइंट्स में लिखो फिर, ठीक है। मगर जब आप लोग पॉइंट्स में लिख रहे हैं तो देयर नीड टू बी कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने पॉइंट्स में लिखा है, अब देखो कितने अच्छे से लिखा है, ABC, मैं एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ इस तरह से, राइट। To educate the future administrators in such a way that they become servant of the people and the nation, to educate public opinion, to build the character, इस तरह से। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब बोलते मैम टाइम नहीं है ABC लिखने का, मतलब ऐसे भी स्टूडेंट देखा है मैंने। तो मैंने कहा एग्जामिनर के पास भी टाइम नहीं है आपका इवैल्यूएशन करने का, क्या आप रिश्तेदार लग रहा है आपका, राइट। अच्छा, अब जैसे है द एसेंशियल फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज आर, ऐसे लिखोगे, मुझे ना कीबोर्ड को टच ही करने में डर लगता है। इसके बाद ये 2 डॉट है ना, कोलोन, ये दे सकते हैं, राइट। अब ये भी दे सकते हैं, आप एस फॉलो भी लिख सकते हो, ठीक है, एस फॉलो, सॉरी एस फॉलो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, और एस फॉलो, ठीक है, एस फॉलो। बस ये चीज, दूसरा एक सेंटेंस है वो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, द फॉलोइंग आर द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज, और फिर 2 डॉट ऊपर नीचे दे दो, द फॉलोइंग आर, राइट, या एस फॉलो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है वो आप लिख सकते हो। क्लियर मैम? किशन डाउट। हाँ मैम, ये आपने लिखा हुआ है यूनिवर्सिटीज आर एस फॉलो, मैम फॉलो होगा फॉलोज होगा? आर एस फॉलो नहीं, फॉलोज नहीं होता है, फॉलो होता है, आर एस फॉलो। एक बार मैं चेक कर लूंगी, ठीक है, चेक कर लूंगी, ठीक है। एनीवेज, ये हुआ। अब मैं वापस से उसमें आ रही हूँ रीडिंग को, अगर में से कुछ छूट गया हो तो, ठीक है। क्वेश्चंस जो है ना, मैंने यही चीज जो आपको इतना डिटेल में बताया है, तो मैंने यहीं पर आप देख रहे हैं इंटरनल असेसमेंट, कुछ क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, स्टेट इज एब्सोल्यूट वाला भी ले लिया है, ठीक है, इम्प्लीकेशंस वाला भी ले लिया, जिसमें मैंने हाँ बोलो। मैम एक डाउट था मैम कि बेसिकली आई ऑफ्टन हर्ड दैट you shouldn't quote the answer as it is given in the passage मैम, कि काफी लोग कहते हैं कि आप अपने वर्ड्स यूज करो बेसिकली, उस पे हम मीनिंग से मीनिंग कन्वे करो। राइट राइट, बट मैम व्हाट आई बिलीव इज कि इतना स्कोप रहता ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है, तो आई गेस आप सीधा भी यूज कर ही सकते हो जो पैसेज में हाँ, दिया हुआ है। यस वी विल कम टू दैट, आएंगे ये ना। Length of the answer. The length of the answer should not be according to the marks weightage, but according to the question. Obviously, ये मैंने पहले भी बता दिया है. If the question demands one line answer, then write one line answer. Do not assume that the answer should be long, since it carries 4 marks. Had it been so, अगर ऐसा होता, then all the 5 questions carrying equal marks must have the same length of the answer. ऐसा नहीं है ना, right? Simple and straight answer. क्या लिखा है मैंने, जो आप अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइन्स कैन बी लिफ्टेड फ्रॉम द पैसेज फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, बट डू नॉट यूज कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स और डेकोरेटिव वर्ड्स ऑफ द पैसेज, सिंप्लीफाई द कॉपीड सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। जैसे मैंने आपको हॉरर वाला बताया था, हॉरर्स ऑफ द बैटलफील्ड, क्या जरूरत है लिखने का, ठीक है, ये सब चीज मत लिखो, सिंप्लीफाई करो और लिखो, एक्स्ट्रा चीज मत लिखना, ठीक है। एक सेकंड में बता भी देती हूँ आप लोगों को, मेरे ख्याल से वो ओपन होना चाहिए, लेट मी चेक। हाँ चलिए, ये लैंग्वेज वाला बता देती हूँ आप लोगों को, इससे आप लोग को और क्लैरिटी आएगी। What according to author is linguistic communalism? When is it harmful to national unity? ये सेकेंड पार्ट है ना जो क्वेश्चन का, उसका मैं आपको आंसर बता रही हूँ कहाँ पर है, ठीक है। When is it harmful to national unity? Fine, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मुझे याद है सेकेंड पेज में, ये फर्स्ट और ये मेरा सेकेंड इसमें है।
अब देख रहे हो व्हाट इज लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म है ना, तो लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म 2 बार आया है, एक यहाँ पर आया है, एक यहाँ पर आया है। अब स्टूडेंट्स है ना, ओ लिंग्विस्टिक कम्युनलिज्म सेकंड पैराग्राफ में देख लेते हैं, वाओ इट इज द पॉइजन रिवर, ये वाला मीनिंग लिख देते हैं। अरे भाई जब दूसरी बार जहाँ पे आया वहां पर भी देख लो, हो सकता है वहां पे बेटर डेफिनेशन हो। ठीक है, ये है डेफिनेशन, द कॉन्शियस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कॉन्शियसनेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज दैट मेक्स देम फॉर्म अ डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नेचुरल एंड लेजिटिमेट। ये है एक्चुअली मतलब लिंग्विस्टिक कम्युनिज्म का डेफिनेशन। मगर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है पॉइजन भी लिखते हुए, ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। व्हेन इज इट हार्मफुल, तो अब यहाँ पर देखो, बट इफ इट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग दैट दोज सन्स of the country living in the same area or an adjacent area who speak a different language are outsider in the worst sense of a term and should be treated as such, and then it assumes an ugly shape which is harmful to national unity and it is highly objectionable। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, म्यूट करो भाई, अब स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि हाँ ये है मेरा, यहाँ पर मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हेन इज इट harmful to national unity। अब स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, linguistic communalism is harmful to national unity when it is associated with the feeling that those sons of the country living in the same area or in adjacent area who speak a different language are outsider। बस यहाँ तक लिखते हैं, और जो जिनको थोड़ा कम समझ में आया है फिर वो आगे भी लिख देते हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब मैं बोल रही हूँ कि आराम से लाइंस को लिफ्ट करो, मगर नकल करने में भी अक्ल होनी चाहिए। तो ये जो दो सन्स लिखने की जरूरत नहीं है, सन्स क्यों लिख रहे हैं, वो तो राइटर अपना इमोशंस डाल दिया है इसमें, यू नो, ये राइटर का इमोशंस है। आप आंसर लिखोगे तो आप क्यों इमोशंस डाल रहे हो राइटर का, आप ये सन्स वंस हटा देना। ठीक है, इफ इट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग दैट दोज हु आर लिविंग इन द सेम एरिया, कंट्री भी छोड़ दो, दोज हु आर लिविंग इन द सेम एरिया, कंट्री भी छोड़ो, ये सब सारा सन्स वन सब छोड़ दो, और इन एडजेसेंट एरिया हु स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज आर कंसिडर्ड आउटसाइडर्स। बस, फुल स्टॉप। इस तरह से अगर आप मेरे आंसर जब मैं आप लोगों को सेंड करूंगी ना, आप लोग देखोगे कि मैंने लाइंस को लिफ्ट किए हैं पैसेजेस से, मगर उसमें भी मैंने ये फालतू वर्ड्स हटा दिए हैं। ये वर्स्ट सेंस ऑफ द टर्म, शुड बी ट्रीटेड एज सच, अगली शेप, ये अगली, ये सब इमोशंस है, एडजेक्टिव डाल के ये सब राइटर इमोशंस डाल रहा है, अपना खुद का ओपिनियन, और बहुत ओवरटली बता रहा है अपना ओपिनियन। ठीक है, तो हमें ये सब नहीं करना, हमें तो एकदम सिंपल सा आंसर लिखना है। हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि हमें पैसेज समझ में आया, हमें क्वेश्चन समझ में आया, और इसका आंसर ये है, सिंपल। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से लाइंस को लिफ्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, आप आराम से लाइंस को लिफ्ट करो। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइंस को लिफ्ट करो, क्योंकि अगर आप लोग लाइंस को लिफ्ट नहीं करोगे ना, तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आप लोग अपने ओपिनियन डाल दो। ठीक है, तो वो फिर एकदम गलत हो जाता है। जहां पे आप लोग ने अपना ओपिनियन डाल दिया ना, वो उसमें फिर मार्क्स मिलना मुश्किल हो जाएगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। जहां पे आपने आरसी और प्रेसी में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रेसी में अपना ओपिनियन डाल दिया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, complete sentence, the answer must be written in a complete sentence. Do not leave any sentence ambiguous or incomplete. Even if you are writing the answer point wise, all the points must have complete sentences. Tense of the answer, keep the tense of the question answer same. ठीक है, तो क्वेश्चन का what do you understand by, तो what do you से आपको समझ में आ रहा है, प्रेजेंट है, तो क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा दूं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है, व्हाट हर्डल, पास्ट में है, पास्ट में ही आंसर करोगे। इज है, राइटर देखो कितना गजब का है ना, इंडिया में अभी भी यूनिकनेस है, तो प्रेजेंट में लिखा। हर्डल था पास्ट में, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन का टेंस देखो, आंसर का टेंस दोनों सेम होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूसेज ऑफ प्रोनाउन। ओ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंटायर सिर्फ ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, ये जो यूसेज ऑफ प्रोनाउन है ना, ये आपको चाहे एसे हो, आर्ग्यूमेंट हो, रिपोर्ट हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी हो, कुछ हो,
आई एंड यू का प्रोनाउन आप लोग अपने एंटायर आंसर स्क्रिप्ट में कहीं पर भी यूज नहीं करोगे। आई का मतलब है मैं, यानी आप खुद, और यू का मतलब है एग्जामिनर। अब आप लोग दोनों, एग्जामिनर और आप, आंसर्स में कहां से आ जाओगे? ठीक है, आंसर्स में तो नहीं आ सकते ना, तो कैसे आई एंड यू डाल सकते हो? हाँ, यदि आपका कोई ओपिनियन पूछता है तो आप आई डाल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन, ऐसे एक ब्लैक मनी पर एक क्वेश्चन था जिसमें ओपिनियन आपका पूछा गया है, 2016 का है शायद। तो वो पैसेज है, उसमें ओपिनियन पूछा है, तो उसमें आप आई यूज कर सकते हो, है ना। मगर आई यूज करना उसमें भी अकॉर्डिंग टू मी मत यूज करना, ठीक है। वी यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हो, थर्ड पर्सन। ग्रामर, अब मैं ना एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है ना आपको खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मतलब एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट हो सकता है मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है मगर मीनिंग क्लियर हो रही है तो सही है। उसको, एग्जामिनर को कोई इंग्लिश का पंडित नहीं चाहिए कि भाई वो तो सिंपल ये देख रहा है कि ठीक है चलता हुआ इंग्लिश आती है ना, और क्या आप समझ सकते हो ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी से देखते हैं कि आप लोग कितना समझ सकते हो। ठीक है, तो आंसर शुड बी फ्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन यूज मत करना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ETC, VIZ, विज, ये सब मत यूज करना। देखो मैंने लिखा है गवर्नमेंट, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं, क्यों? स्पेलिंग नहीं आती है क्या गवर्नमेंट की? या टाइम आपके लिए इतना, मतलब आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करो, आपके मार्क्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बस ध्यान रख लो इतना। Keep grammatical errors to minimum. Do not forget to put full stop and comma wherever required. एक स्टूडेंट ऐसा था, मतलब फुल स्टॉप ही नहीं पुट करता था। मैं बोलूं मैं कहाँ पे एंड करूं, मैम फुल स्टॉप दिया है, कहाँ है? मतलब इतने लंबे लंबे सेंटेंस, आपको पता है फुल स्टॉप की कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस होती है, मगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, कैपिटल लेटर मिस्टेक मस्ट बी अवॉइडेड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कीप योर सेंटेंस शॉर्ट और सेंटेंस, मतलब स्टूडेंट्स को मुझे बोलना पड़ता है सेंटेंस को छोटा रखो, मगर स्टूडेंट नहीं रखते। किसी किसी स्टूडेंट का पता है कितना लंबा सेंटेंस होता है, आप ये समझ लो कि एक पूरा पैराग्राफ में सिर्फ एक ही सेंटेंस है। मैंने ऐसे स्टूडेंट के भी आंसर स्क्रिप्ट चेक किए हैं, एक पैराग्राफ जो पूरा आधा पेज ले रहा है उसमें सिर्फ एक सेंटेंस, और मैंने वो यूट्यूब में भी अपलोड किया है वो आंसर स्क्रिप्ट। मैंने दिखाया है कि इतने लंबे सेंटेंस होते हैं। आप लोग जितना लंबा सेंटेंस बनाओगे ग्रामेटिकल एरर उतनी ज्यादा होगी और सेंटेंस की मीनिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो सेंटेंस हमेशा छोटा रखना और लंबे सेंटेंस मत लिखो। फुल स्टॉप दे दो, क्या दिक्कत होगी फुल स्टॉप देने में? नेक्स्ट से स्टार्ट कर लो। इसीलिए मैंने कहा जब क्वेश्चंस के 2 पार्ट होते हैं ना तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग तरीके से आंसर करो फुल स्टॉप देने के बाद। ठीक है, 20 मिनट सफिशिएंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मगर अभी शुरुआत में अपने आप से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि मैं 20 मिनट्स में खत्म करूंगा। मगर 20 मिनट्स में इसलिए बोल रही हूँ, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठ के आप आंसर लिख रहे हो तो 20 मिनट्स में आपको अपने खत्म करने चाहिए। ठीक है, और ये सब तो ठीक है, बाकी तो पैसेज है। अच्छा, एक लास्ट चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितना भी यूपीएससी क्या स्टेट PCS का एग्जाम है, SSC का एग्जाम है, यूपीएससी का, सब में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रेसी आती है। आप लोगों को रीजन पता है कि क्यों आता है? क्यों देते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? क्या देखते हैं आप लोगों का? सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं कि आपको पढ़कर समझना, सिर्फ यही देखते हैं क्या? आप लोगों को पता है कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो पैसेज होता है, और एग्जामिनर ये एसेस करता है कि आप कितना ज्यादा, आप लोगों को अगर एक एरिया दे दिया जाए तो आप लोगों में कितनी टेंडेंसी है उस एरिया से बाहर निकलने की। ठीक है, सपोज आप लोगों को ड्यूटी किसी पर्टिकुलर रीजन में दिया गया, पर्टिकुलर ड्यूटी दिया गया, तो उस ड्यूटी के बियॉन्ड या उस एरिया के बियॉन्ड आप लोग जाने कि आप लोग में कितनी टेंडेंसी है। अगर सपोज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इंक्लूड की है
तो इसका साफ मतलब है आप लोगों में टेंडेंसी है अपने रीजन के बियॉन्ड जाने की। आप लोगों को जो दिया गया है काम, वो काम आप नहीं कर रहे, उसके बियॉन्ड आप कुछ और सोच रहे हैं। ये पहला असेसमेंट एग्जामिनर कर लेगा। दूसरा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो आंसर आप लिखते हो उससे एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को असेस करता है। कैसे? जो क्वेश्चन दिया गया है आप उस क्वेश्चन का आंसर किए, उसके अलावा आपने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया, तो इसका साफ मतलब है कि आप एक्स्ट्रा काम करते हो। एक्स्ट्रा काम का मतलब क्या है? आपको जो बोला गया है ना, आप उससे कहीं ज्यादा करते हो, जो कि नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, सपोज आपको आप लोगों को आप लोग सीआरपीएफ में हो और नक्सलाइट रीजन में आप लोग को भेजा गया। ठीक है, आप असिस्टेंट कमांडेंट हो, आप लोग के अंदर इतने कैडेट्स होंगे, वो भी गए हैं। फाइनली आपको अपने कमांडेंट को रिपोर्ट करना था। ठीक है, आपका कमांडेंट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग कितने बजे नक्सलाइट रीजन के लिए रवाना हुए? सर 6 बजे, इतने हथियार के साथ गए थे, इतने जवान थे मेरे साथ। कमांडेंट ने क्या क्वेश्चन पूछा? कितने बजे गए? आपने क्या कहा? आपने बोल तो दिया कितने बजे गए, हम इतने बजे गए, 6 बजे गए, इतने जवान थे, इतने हथियार थे। अरे भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया उसका आंसर करो ना, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने कमांडेंट का। तो आप लोगों को ना डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है थ्रू दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। जस्ट आंसर व्हाट इज आस्क्ड, डू नॉट आंसर एनीथिंग एक्स्ट्रा। समझ में आई बात? ये चीज, ये डिसिप्लिन आप लोगों को प्रैक्टिकली भी सीखना है जब आप लोग ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, और आप लोगों के इस पैसेज के थ्रू भी एग्जामिनर ये असेस कर लेगा कि आप लोग कितने ड्यूटी बाउंड हो, कितने इंस्ट्रक्शन बाउंड कितने हो। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन बाउंड कितने हो, कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। राइट? तो इसीलिए मार्क्स को मत देखो, क्वेश्चंस के मार्क्स को मत देखो, क्वेश्चन में कितना स्पेस दिया, जानबूझ के यूपीएससी इतना स्पेस देता है, देखें कितना लिखते हैं, हम भी देखें भाई। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट करते हो आप लोग इतना लिखकर। ठीक है, यही है। ओके, एनीवेज यहाँ पर क्लास एंड होती है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं क्लास एंड कर दूंगी। और क्लास एंड करने के बाद मैं सीधे टास्क दूंगी स्टूडेंट्स। स्मॉल पैसेजेस होंगे शुरुआत में, और ये मैं अभी दे दूंगी। कोशिश करना आप लोग बाय टुमारो बाय 11 o'clock। ठीक है, देखो स्मॉल पैसेज है तो आई वोंट गिव यू 24 आवर्स टाइम। आप लोग वो पैसेज देखोगे तो आप लोग को हंसी भी आ जाएगी। ठीक है, इतना छोटा सा है ना, गाय पर पैसेज है, काउ पर है। ठीक है, तो काउ पे नहीं है, सॉरी, एनिमल्स पे है ना, बच्चों वाला पैसेज है। मेरी नीस है ना, मेरी नीस स्टैंडर्ड 3rd में है, तो उसका 3rd उसकी बुक से मैंने वो पैसेज निकाला है। ठीक है, तो वो पैसेज आप सॉल्व करोगे, और उसके बाद वो 11 बजे तक आप लोग सुबह को मुझे दे दोगे। मैं कोशिश करूंगी बाय 3 o'clock मैं उसको मैं इवैल्यूएट करके दे दूं। फिर 3 o'clock जैसे मैं इवैल्यूएट करके दूंगी तो आप लोग फिर सेकेंड पैसेज सॉल्व करोगे। ठीक है, सेकेंड पैसेज। और ध्यान रखना, जब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगी फर्स्ट पैसेज का तो आपको सेकंड पैसेज भी नजर आएगा उसके क्वेश्चन, मगर प्लीज सेकंड पैसेज सॉल्व मत करना जब तक मैं आप लोग को इंस्ट्रक्शन नहीं देती हूँ कि आप सेकंड पैसेज सॉल्व करना। कोई स्टूडेंट्स ओवर एंथुसियास्टिक रहते हैं, मत करना ऐसा। ठीक है, फिर फर्स्ट पैसेज सॉल्व करना, 11 बजे दे देना, मैं इवैल्यूएट करके आप लोग को 3 बजे तक दे दूंगी। 3 बजे आपको फिर से पैसेज मिलेगा, उसका मैं कोशिश करूंगी 3 बजे जो पैसेज मिलेगा वो आप लोग मुझे बाय 5 o'clock दे देना। ठीक है, फिर 5 o'clock एक और पैसेज मिल जाएगा, फिर उसका इवैल्यूएशन मैं नेक्स्ट डे करूंगी। फाइन, वीडियो क्लासेस अब नहीं होगी। वीडियो क्लासेस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो क्लास है। ठीक है, अब मैं नहीं लूंगी। फाइन, अब सिर्फ पैसेज सिर्फ अब टेलीग्राम में ही मतलब मैं टास्क दूंगी, पैसेज दूंगी, आप लोग आंसर पोस्ट करोगे। फाइन, अच्छा, अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना मैं मीटिंग एंड करती हूँ। मैम एक क्लैरिफिकेशन थी, जैसे कि एक पहले पैसेज देखा था हमने, लिंग्विस्टिक कॉम्युनलिज्म का क्वेश्चन था जो, सो मैम एक तो समझ में आ रहा था कि ऑथर की मतलब ही इज अगेंस्ट लिंग्विस्टिक कॉम्युनलिज्म, उसके बारे में बता रहा है कि उसकी मतलब क्या इफेक्ट्स वगैरह हैं। तो उस क्वेश्चन में लेट्स से वो कह रहा था कि
जैसे कोई सदर्न स्टेट जाए सपोज एग्जाम्पल, तो आउटसाइडर फील करता है। तो व्हाट इफ आई यूज द वर्ड दैट, मैम मुझे वो स्ट्राइक आया कि रीजनलिज्म की बात कर रहा है, एंड इफ आई राइट इन द आंसर लेट्स से the linguistic communalism can become detrimental to the national क्या था मैम, यूनिटी था शायद, when it leads to regionalism in the country. No, do not जरूरत नहीं है use, ना मैम? नहीं, see, regionalism is altogether a different term, ठीक है? देखो नहीं जैसे मैम, बट वो रीजनल आइडेंटिटी बन जाती है no ना। but yes, but do not, no, it is not regional identity, it is a linguistic identity. देखो regional identity ने different term है. Suppose मैं बताती हूँ आपको, suppose आंध्र प्रदेश है, राइट? तेलुगु चलता है, थिंक। तो आंध्र प्रदेश में भी डिफरेंट, सब कोई तेलुगु स्पीकिंग है, मगर उसमें भी छोटे छोटे पॉकेट्स है जिसमें तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग में भी रीजनल आइडेंटिटी है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। गॉट इट? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, यू नो, स्टिक टू द पैसेज, एंड रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक जो कम्युनलिज्म है, ऑल टुगेदर डिफरेंट टर्म्स, ठीक है? ओके, हाँ, एनीथिंग एल्स? मैम, हाँ, आंसर कहाँ पोस्ट करने हैं? फीडबैक में आप कहीं और पोस्ट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? एनीथिंग एल्स? हेलो मैम। हाँ, बोलो धीरज। हेलो। हाँ धीरज, बताइए, आपकी आवाज आ हाँ रही है। मैम, उसमें एक जो आयरनी वाला क्वेश्चन था, उसमें जब उस क्वेश्चन में जब आयरनी के बारे में पूछा है, तो वो उसका सेकंड पार्ट को पहले क्यों डिस्क्राइब किया था आपने? बल्कि आपने बोला कि वी शुड बी क्रिस्प हाँ, while करेक्ट answering. करेक्ट। हाँ देखो, क्वेश्चन तो धीरज पूछ रहा है, वो क्वेश्चन है व्हाट इज द आयरनी इन द मोस्ट ऑनरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ, ठीक है? अब हाँ, सपोज, हाँ धीरज, अब सपोज मैंने पहले आयरनी बताया, और मैंने यही नहीं बताया कि ऑनरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है। एक्चुअली उसमें क्या था कि आयरनी, मैं आपको बताती हूँ, ऑनरेबल सोर्स ऑफ वेल्थ है लैंड, ठीक है? और लैंड कैसे एक्वायर करते हैं? बाय किलिंग इट्स ऑक्यूपेंट, उसके जो ओनर है उसको किल कर देते हैं। तो आयरनी क्या है? वो ऑनरेबल है, मगर ऑनरेबल कैसे बनता है? उसको किल करने के। तो यही विडंबना है, यही आयरनी। तो पहले मुझे बताना पड़ेगा ना कि लैंड है ऑनरेबल, ओके मगर वो एक्वायर कैसे किया जा रहा है? बाय किलिंग। ओके मैम। और कुछ? हेलो मैम। हाँ मैम ये जानना था कि जो आपने बताया था कि हमें तो सेंटेंस को लिफ्ट करना है और फिर उसको एज सिंपल एज उसको ऐसे लिखना है हमें, हाँ करेक्ट। बट यहाँ पे कई बार जैसे पोएटिक लाइन्स या कुछ डेकोरेटिव वर्ड्स अगर ऑथर यूज करता है, और कई बार वो जो यूज कर रहा है, और एग्जाम प्रेशर कई बार होता है कि कई बार सिंपल चीज भी नहीं समझ में आती उस वक्त। हाँ, तो समझती हूँ। हाँ, तो अगर वो चीज हमें उस वक्त नहीं समझ में आ रही, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट करना भी ठीक नहीं, तो क्या कट पेस्ट कर ही लेना, ऑप्शन है? हाँ कर लेना, ठीक है? मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना लिखने की, प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो जैसे प्रीवियस ईयर मैं आप लोगों को करवा दिया, उसके बाद जब टेस्ट पेपर्स, पूरे 10 टेस्ट पेपर्स होंगे, तो राइटिंग सेक्शन बैच वालों को मैं कहती हूँ 2-3 टेस्ट पेपर्स ही अटेम्प्ट करना, बाकी आप सारे है ना डाउनलोड कर लेना, सारे आंसर्स फ्री में अवेलेबल रहेंगे। तो सारे आंसर्स आपके पास, आंसर्स फ्री में अवेलेबल रहेंगे, कहने का मतलब क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें, ठीक है? तो आपको पैसेज देखेंगे तो अपने घर में प्रैक्टिस कर लो, और पैसेज का आंसर भी आपके पास रहेगा ही, राइट? तो एक्स्ट्रा आप 10 पैसेजेस आप प्रैक्टिस कर लोगे। जिसने बुक खरीदी है उसमें 40 पैसेजेस है। देखो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ आप, मैं बोल रही हूँ ये कर लेना वो कर लेना, पेपर 1 पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको टाइम मैनेज करना है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, ओके? ठीक है, अगर नहीं मिलता है कुछ तो फिर क्लिक नहीं करता, हो सकता है तो फिर एज इट इज लिख दो, फिर कुछ कर नहीं सकते, मगर कोशिश यही करनी है। चलो, एनीथिंग एल्स? अब मैम ये कहना जैसे कि अगर वो कई बार यही होता है ना कि पोएटिक लाइंस हैं, तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि उसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ जाता है कि उसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं, तो इसलिए दिक्कत आ जाती है, तो लगता सुनो है कि वही कट अभिषेक, पेस्ट कर लो। अभिषेक, 2 मीनिंग तो वो कभी आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दोगे तभी मैं समझा पाऊंगी। वैसे इंटरप्रेट करने में हाँ दिक्कत हो सकती है, मैं मानती हूँ। देखो अभी आपको ना एक्सपीरियंस होगा, पैसेज सॉल्व करोगे ना तो एक्सपीरियंस होगा, तो और अच्छे से आप आंसर कर सकते हो, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाऊंगी, है ना, विद एक्सपीरियंस, राइट? हाँ, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन?
ठीक है, मीटिंग एंड कर दूं फिर मैं, और मैं आप लोगों को पैसेज भी दे देती हूँ। फाइन, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच।